हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद मेरी पहली दोनों वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपने पढ़ रहे हैं रुधिर के बारे में। रुधिर दो घटकों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा के बारे में अपने डिटेल स्टडी कर चुके हैं, अब अपने पढ़ेंगे रुधिर कोशिका के बारे में। तो दोस्तों मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, इसे लास्ट वीडियो में, रुधिर दो घटकों से मिलकर बना होता है। पहला घटक है प्लाज्मा, जो कितना पाया जाता है रुधिर में 55%, और दूसरा घटक कौन सा है, रुधिर कोशिका, जो कितना उपस्थित है 45%। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये रुधिर का दूसरा घटक है और कितनी मात्रा में उपस्थित होता है ये 45%। रुधिर में रुधिर कोशिका की जितनी मात्रा पाई जाती है, कितनी मात्रा पाई जाती है 45%। इस मात्रा को क्या कहते हैं, हिमेटोक्रीट। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, रुधिर में रुधिर कोशिकाओं की जो परसेंटेज अमाउंट है, कितनी अमाउंट है रुधिर कोशिका की 45%। इस 45% अमाउंट को क्या कहते हैं, हिमेटोक्रीट। कई बार रुधिर कोशिका जो है इनको क्या बोल दिया जाता है, संगठित पदार्थ। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रुधिर कोशिकाओं को कई बार क्या बोल दिया जाता है, संगठित पदार्थ। तो अपने पढ़ रहे हैं रुधिर के बारे में। रुधिर का पहला घटक अपने पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा, जो रुधिर में 55% उपस्थित है। दूसरा घटक अब अपने पढ़ेंगे रुधिर कोशिका, जो कितना उपस्थित है 45%, जिस अमाउंट को अपने क्या कहते हैं, हिमेटोक्रीट। और रुधिर कोशिकाओं को, तीनों को, तीन होती है ये, तीनों को क्या बोलते हैं, संगठित पदार्थ। रुधिर कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है रुधिर में। सबसे पहले नंबर पर है लाल रुधिर कोशिका, दूसरे नंबर पर है श्वेत रुधिर कोशिका, और तीसरे नंबर पर है प्लेटलेट्स। पहली कौन सी है, लाल रुधिर कोशिका, दूसरी श्वेत रुधिर कोशिका, और तीसरी कौन सी है, प्लेटलेट्स। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेड ब्लड सेल। इसे क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, और ये प्लेटलेट्स है ही। इसको अपने शॉर्ट में बोलेंगे आरबीसी, इसे बोलेंगे डब्ल्यूबीसी, और ये प्लेटलेट्स ही हैं। इसका हिंदी में एक नाम और होता है रक्ताणु, इसे हिंदी में बोलते हैं श्वेताणु, मतलब अलग नाम दिए गए हैं कुछ और इनके। इसे बोलते हैं बिंबाणु, इसे इंग्लिश में इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। यह आरबीसी का ही एक नाम है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। इसे इंग्लिश में ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो ये इनके कुछ एक नाम हैं। लाल रुधिर कोशिका को रेड ब्लड सेल कहते हैं, शॉर्ट में आरबीसी बोलेंगे, इसी को ही रक्ताणु कहते हैं, इसे ही इरिथ्रोसाइट कहते हैं। ऐसे ही श्वेत रुधिर कोशिका को व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, शॉर्ट में डब्ल्यूबीसी, इसे ही श्वेताणु कहते हैं, और इसे ही ल्यूकोसाइट कहते हैं। फिर तीसरी कोशिका कौन सी है, प्लेटलेट्स, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, बिंबाणु, और इसे ही क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे मेन कोशिका रुधिर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित, अगर आपको पूछा जाए प्रतिशतता या संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो कौन सी कोशिका पाई जाती है, आरबीसी उपस्थित है। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा डिटेल स्टडी इसी के बारे में ही होगी। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल है वो अपने अलग वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में अपने सिर्फ आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो देखो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आरबीसी के बारे में।
ये आपको पता चल ही गया, इसका नाम क्या है, रेड ब्लड सेल। सबसे पहली बात, इसका जो निर्माण है वो कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो में भी, अपना जो रुधिर है वो कहाँ बनता है, लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में बनता है, जो अपनी अस्थियों के अंदर पाए जाने वाली खोखली गुहा है, वहां एक गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है रुधिर जैसा ही, उसे अपने कहते हैं बोन मैरो, वहीं अपना रुधिर बनता है। तो ये किसका भाग है, रुधिर का ही तो भाग है, क्योंकि रुधिर के दो घटक है, प्लाज्मा और रुधिर कोशिका, और रुधिर कोशिका के रूप में ये आरबीसी है। तो ये भी कहाँ बनेगा, वहीं बनेगा लाल अस्थि मज्जा में, जहां पर क्या बनता है, अपना रुधिर बनता है। यानी इसका निर्माण भी कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो, क्योंकि ये भी रुधिर का भाग है तो रुधिर के साथ ही बनेगा। निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको। इसके निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। जो इरिथ्रो वर्ड है, ये जहां भी आएगा वहां किसकी बात होगी, आरबीसी की बात होगी। और हीमो वर्ड जहां भी आएगा वहां किसकी बात होगी, ब्लड की। ये ध्यान रखना दोस्तों आप। कुछ एक बायो में वर्ड हैं जो अपने अलग अलग पढ़ते रहेंगे, आगे डिटेल में आपके सामने आते रहेंगे। जैसे कार्डिक हार्ट के लिए यूज किया जाता है, रीनल किडनी के लिए यूज किया जाता है, मायो मसल्स के लिए यूज किया जाता है। वैसे एरिथ्रो किसके लिए यूज किया जाता है, आरबीसी के लिए। हीमो किसके लिए यूज किया जाता है, ब्लड के लिए। तो जो आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया है इसे क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस निर्माण में समय कितना लगता है, आरबीसी निर्माण में लगा समय, एक आरबीसी को बनने में 72 घंटे लगते हैं। एक आरबीसी के निर्माण में कितना समय लगता है, 72 घंटे लगते हैं। उसके बाद देखो एक चीज मैंने दोस्तों यहाँ ये भी बताई थी आपको, रुधिर निर्माण प्रक्रिया जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, उसे क्या कहते हैं अपने, हीमोपोएसिस। रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपने, हीमोपोएसिस। और आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया वो क्या कहते हैं अपने, एरिथ्रोपोएसिस। और एक आरबीसी निर्माण में समय कितना लगता है, 72 घंटे लगते हैं। और आरबीसी का निर्माण होता कहाँ है, ये भी रुधिर का ही भाग है, तो रुधिर के साथ कहाँ बनेगी, ये भी लाल अस्थि मज्जा में यानी रेड बोन मैरो में बनेगी। अब बात करते हैं अपने उपस्थिति की, भी किन जीवों में पाई जाती हैं। तो देखो संसार में जितने भी जीव हैं, जीवों को 3 भागों में बांटा गया है मेनली, जैसे पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव। पौधों के बारे में अपने अलग से पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इनके बारे में भी अलग से पढ़ेंगे। एक बार जंतुओं की अपने बात करते हैं। जंतु जो है उन्हें 2 भागों में बांटा गया, एक तो है नॉन कोर्डेटा और एक है कोर्डेटा। इसको हिंदी में बोलते हैं अकशेरुकी। और इसको हिंदी में बोलते हैं कशेरुकी। देखो दोस्तों, वैसे तो ये वर्गीकरण के कुछ 5-6 आधार हैं, पर अपने एक बेसिक आधार लेके चलते हैं जिसके आधार पर आप सभी को समझ में आ जाएगा एक बार, बाकी अपने डिटेल में बात करेंगे। अपने बात करते हैं रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुक दंड के आधार पर। इन जीवों को 2 भागों में बांटा गया, कशेरुक दंड जिसको अपने क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार पर। जिन जीवों में रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुक दंड एब्सेंट होती है उनको क्या बोला जाता है, नॉन कोर्डेटा। जिन जीवों में, जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उन्हें क्या बोला जाता है, नॉन कोर्डेटा। जैसे एग्जांपल क्या है, केंचुआ, केंचुआ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। कॉकरोच, कॉकरोच में भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। कीट हैं जितने भी, उनमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है तो इनको किस में रखा जाएगा, जंतुओं के कौन से वर्ग में रखा जाएगा, नॉन कोर्डेटा में।
अब जिनमें कशेरुकदंड उपस्थित होती हैं, कशेरुकदंड प्रेजेंट, उनको किसमें रखा जाता है? कोर्डेटा में। जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुकदंड पाई जाती है उन जंतुओं को किसमें रखा जाता है? कोर्डेटा में रखा जाता है। अब इसमें 5 भाग हैं आगे, जो बार बार आगे यूज होंगे, तो दोस्तों आपको नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले कोर्डेटा में किसको रखा गया है? पीसीज। पहला भाग कौन सा है? पहला वर्ग कौन सा है? पीसीज। इसमें कौन आता है? सारी मछलियां। यानी पीसीज नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भी किसकी बात हो रही है? मछलियों की बात हो रही है। सबसे पहले जलीय जीव यही बने थे। इनसे बाद में कौन बना? उभयचर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीबिया। इसमें किसको रखा गया? मेंढक को। यानी ये पानी से बाहर रहने वाले भी जीव बन गए थे। कोर्डेटा में सबसे पहले कौन है? पीसीज। पीसीज में किसको रखा जाता है? मछलियों को। दूसरे नंबर पे कौन है? उभयचर, जिसको एम्फीबिया भी बोलते हैं। इसमें कौन आते हैं? मेंढक, मगरमच्छ, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, दोनों जगह पे रहते हैं। तीसरे नंबर पर कौन है? सरीसृप, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। सरीसृप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। इसमें किसको रखा गया है? सांप, जो पेट के बल रेंग के चलते हैं, जैसे सांप, छिपकली और इसमें आ जाएंगे। चौथे नंबर पे किसको रखा गया? पक्षी वर्ग को, जिससे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवीज। इसमें सारे पक्षी आ जाएंगे। और 5वें नंबर पर कौन है? देखो, पहला पीसीज हो गया, दूसरा उभयचर, तीसरा सरीसृप, चौथा पक्षी वर्ग हो गया, और 5वें नंबर पर कौन है? स्तनधारी, जिन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैमल्स। और इसमें किसको रखा गया है? स्तनधारियों को, जैसे मनुष्य, चमगादड़, गाय, कुत्ता, सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो देखो दोस्तों, एक बार दोबारा से देखते हैं। अपने बात कर रहे हैं आरबीसी की उपस्थिति की, तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए कि जितने भी जंतु हैं उन जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया, नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा। नॉन कोर्डेटा में कौन से जंतुओं को रखा गया? जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुकदंड नहीं पाई जाती, जैसे केंचुआ, कॉकरोच, कीट और भी जीव हो जाएंगे। और कोर्डेटा में किसको रखा गया? जिनमें कशेरुकदंड यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसे आगे 5 वर्गों में बांटा गया। सबसे पहले कौन है? पीसीज, जिसमें सारी की सारी क्या आ जाती है? मछलियां। दूसरे नंबर पे कौन है? उभयचर यानी एम्फीबिया, जिसमें क्या आ जाते हैं? मेंढक। तीसरे नंबर पर कौन है? सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, जिसमें क्या आ जाते हैं? सांप। और चौथे नंबर पर कौन है? पक्षी वर्ग, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवीज। इसमें सारे पक्षी आ जाते हैं। 5वें नंबर पर कौन है? मैमल्स यानी स्तनधारी। इसमें मनुष्य, गाय, कुत्ता, चमगादड़, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको एक बार नेम से क्लियर हो जाना चाहिए कि जब पीसीज की बात हो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मछली की बात हो रही है। जब एम्फीबिया की बात करें तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मेंढक वर्ग की बात हो रही है। जब रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो यानी सांप से संबंधित बात हो रही है। और जब एवीज की बात करें तो यानी पक्षी वर्ग की बात हो रही है। और मैमल्स यानी मनुष्य, चमगादड़, गाय, कुत्ते की बात हो रही है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं आगे दोस्तों। अपने पढ़ रहे हैं आरबीसी की उपस्थिति के बारे में। आरबीसी की उपस्थिति, तो देखो दोस्तों, जंतुओं को 2 भागों में बांट दिया आपने। एक तो है कोर्डेटा, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और एक है नॉन कोर्डेटा, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। कोर्डेटा जीवों में इनमें आरबीसी उपस्थित होती है। इनमें आरबीसी उपस्थित होती है, इनमें आरबीसी नहीं पाई जाती। ये ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले बेसिक सी बात है कि आरबीसी किसमें पाई जाती है? कोर्डेटा में, यानी उन 5 वर्गों में, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, इन 5 वर्गों में आरबीसी पाई जाती है। नॉन कोर्डेटा जीवों में आरबीसी नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपने
आरबीसी के आकार के बारे में, इसका आकार यानी साइज जो है वो कौन से जीवों में कैसा है। तो देखो, अगर सबसे बड़ी आरबीसी की बात करें, सबसे बड़ी आरबीसी, देखो एक बार अपने जो 5 वर्ग है ना कोर्डेटा के अंदर, जो 5 वर्ग अभी मैंने बताए हैं आपको, पीसीज, जैसे पीसीज है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स हैं, एवीज हैं और मैमल्स हैं। इन 5 वर्ग, क्योंकि इनमें तो देखो आरबीसी है ही नहीं, आरबीसी किसमें पाई जा रही है, इन 5 वर्गों में, यानी कोर्डेटा में पाई जा रही है। इन पांचों की तुलना करते हैं एक बार अपने, इन पांचों में सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है, एम्फीबिया वर्ग में, यानी किसकी बात हो रही है, मेंढक की। और सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है, मैमल्स में, स्तनधारी वर्ग में, यानी किसकी बात हो रही है, मनुष्य की। एक बार समझने के लिए लिख रहा हूं ये चीजें। सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जा रही है, एम्फीबिया में यानी मेंढक वर्ग में। सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जा रही है, मैमल्स यानी मनुष्य में। ये तो है इन पांचों वर्गों की तुलना। इन पांचों में सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीबिया में है, सबसे छोटी किसमें है, मैमल्स में। अब अपने सिर्फ बात करेंगे किसकी, मैमल्स में, सिर्फ मैमल्स में। इसमें भी तो बहुत, इस वर्ग में भी तो बहुत सारे जंतु होंगे ना, गाय, कुत्ता, गाय, कुत्ता, चमगादड़, मनुष्य, सारे इसके अंदर अलग अलग जीव आ जाएंगे। तो मैमल्स में सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है, हाथी में। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बेसिक सी चीज है ये। मैमल्स में सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है, हाथी में। और सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है, कस्तूरी मृग में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मस्ट डियर। कस्तूरी, जिसकी नाभि से कस्तूरी नामक एक रसायन निकलता है जिसकी गंध दूर तक फैलती है। इसके बारे में कभी आगे बात करेंगे अपने। तो ये तो बात हुई आकार की, आरबीसी के आकार की। अगर इन पांचों वर्गों में बात करें तो सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है, एम्फीबिया वर्ग में। सबसे छोटी किसमें पाई जाती है, मैमल्स में। और अगर अपने सिर्फ मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है, हाथी में। और सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है, कस्तूरी मृग यानी मस्ट डियर में पाई जाती है। ये हुई आकार की बात। इसके बाद चलते हैं अपने आरबीसी की आकृति पर। देखो दोस्तों, इन पांचों वर्गों में आरबीसी की जो आकृति है वो अलग अलग होती हैं और वो निर्धारित होती है इनके केंद्रक के आधार पर। अपने बात कर रहे हैं आरबीसी की आकृति। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जो मैमल्स हैं, इन पांचों वर्गों में से मैंने किसको उठाया है, मैमल्स को, यानी स्तनधारी वर्ग को। स्तनधारी वर्ग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसके क्वेश्चंस भी बनते, बताऊंगा कैसे। मैमल्स यानी स्तनधारी वर्ग में आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित यानी एब्सेंट होता है। अब देखो, मान लेते हैं कोशिका है, एक नॉर्मल कोशिका जिसमें अंदर केंद्रक भी पाया जाता है। अब अगर केंद्रक है तब तो कोशिका क्या होगी, फूली हुई रहेगी। मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, अगर अंदर केंद्रक है तब तो कोशिका क्या होगी, फूली हुई रहेगी। पर इनमें तो केंद्रक है ही नहीं। अब केंद्रक नहीं होने के कारण जो इनकी कोशिका इस तरह से होनी चाहिए थी, वो कोशिका क्या हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। मतलब दोनों साइड से कोशिका कहां आ जाती है, अंदर धस जाती है। और आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ये किस तरह की आकृति है, इधर से भी अंदर धसा हुआ है अवतल, इधर से भी अंदर धसा हुआ है। आपने लेंस पढ़े होंगे और लेंस में आपने इन पृष्ठों का नामकरण करना सीखा होगा भी। हर पृष्ठ को उसी की साइड से ही देखते हैं। इधर से देखने पर अगर अंदर धसा हुआ है तो अवतल, अगर बाहर निकला हुआ है तो उत्तल। इसको भी इधर से ही देखेंगे, इधर से देखने पर अंदर धसा हुआ है तो अवतल, बाहर निकला हुआ है तो उत्तल। तो ये आपको कैसी आकृति दिखाई दे रही है, दोनों ही पृष्ठ क्या दिख रहे हैं, इधर से भी अवतल और इधर से भी अवतल। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, द्विअवतल, या इसे क्या बोल सकते हैं, उभय या उभयावतल। और इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, बाई कनकेव। और इसी को ही अपने तस्त्रीनुमा आकृति बोल सकते हैं, डिस्क शेप। तो
इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपने आरबीसी की आकृति की। अपने 500 वर्गों में से किसको उठाया है? मैमल्स को। इसमें एक स्पेशल चीज है, क्योंकि इनकी आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। अब आरबीसी में केंद्रक है नहीं, तो आरबीसी इनकी क्या हो जाती है? दोनों साइड से अंदर धंस जाती है, और अंदर धंसने से ये किस तरह की आकृति बन जाती है? द्विअवतल, उभयावतल, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइकनकेव, या इसी को क्या बोल सकते हैं? अपने तश्त्रीनुमा। उसके बाद देखो, मैमल्स के अलावा अन्य वर्ग, मैमल्स के अलावा जो अन्य वर्ग है, जो 4 बचे, मैमल्स को छोड़कर जो 4 बचते हैं, फिशीज है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एवीज है, इनमें आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। अब आरबीसी में केंद्रक है, तो आरबीसी क्या होगी? इनके अंदर सिकुड़ी हुई रहेगी या फैली हुई रहेगी? इनकी आरबीसी इस तरह से रहेगी, अंदर केंद्रक होने के कारण। अंदर अंडाकार केंद्रक आ गया, इसलिए इनकी आरबीसी क्या होगी? अंदर सिकुड़ी हुई रहेगी या फैली हुई रहेगी? इस तरह से फैली हुई रहेगी। और ये आपको किस तरह की आकृति दिख रही है? इधर से भी देखने पर उभरा हुआ है यानी उत्तल, इधर से देखने पर भी उभरा हुआ है यानी उत्तल। तो किस तरह की आकृति हुई? ये द्विउत्तल, जिसे अपने क्या बोल सकते हैं? उभयाउत्तल, या इंग्लिश में बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो आकृति क्लियर होगी दोस्तों आपको। मैमल स्तनधारी जीवों में केंद्रक पाया ही नहीं जाता, इसलिए कोशिका अंदर धसी हुई रहती है, इसलिए इनको अपने क्या बोल सकते हैं कि इनकी आरबीसी किस आकृति की होती है? द्विअवतल या उभयाउत्तल, जिसे तस्त्रीनुमा भी बोल सकते हैं। मैमल्स के अलावा जो अन्य जीव हैं, उनके अंदर क्या है? आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इनकी आरबीसी अंदर सिकुड़ी हुई नहीं रहती, फैली हुई रहती है, जिसे हमने क्या बोल सकते हैं? द्विउत्तल या उभयाउत्तल, या फिर बाई कॉन्वेक्स। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो मैं आपको कुछ अपवाद बता रहा हूँ, एक्सेप्शन बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कुछ मैमल्स हैं, जैसे ऊंट, लामा, याक, ड्रोमेडेरीज, ये कुछ एक जीव हैं, ये हैं स्तनधारी सारे के सारे, यानी सारे के सारे मैमल्स हैं। तो इनकी आरबीसी में केंद्रक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपने ऊपर पड़ा भी मैमल्स में आरबीसी में केंद्रक होता ही नहीं है, पर ये अपवाद हैं, इनको आपको चारों को अलग से याद रखना है। ये मैमल्स हैं, यानी इनके आरबीसी में केंद्रक नहीं होना चाहिए था, परंतु फिर भी इनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक उपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक प्रेजेंट, उपस्थित। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना अच्छे से। देखो दोस्तों, कई बार एग्जाम में, ये सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था, बेसिक सा क्वेश्चन है। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा, निम्न में से किस जीव में आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन दिए गए आपको वहां पे, केंचुआ, कॉकरोच, गाय, ऊंट। ये क्वेश्चन था इस तरह से, ये ऑप्शन थे आपके सामने। क्वेश्चन था, निम्न में से किस जीव में आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं है? ऑप्शन सही दिए क्या मैंने? ये था क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ गलत चीज ले ली थोड़ा सा। केंचुआ, कॉकरोच, और यहां था ऑप्शन ये क्वेश्चन आया था, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा उन्होंने बिल्कुल ही, निम्न में से किस जीव में आरबीसी में केंद्रक आरबीसी उपस्थित है? तो देखो, केंचुआ और कॉकरोच और स्पंज, ये तीनों जीव ही किसमें चले जाते हैं? नॉन कोर्डेटा में। तो इनमें मैंने भी स्टार्टिंग में बता दिया कि कोर्डेटा जीवों में ही आरबीसी पाई जाती है, नॉन कोर्डेटा में आरबीसी नहीं पाई जाती। तो इन तीनों जीवों में क्या है? आरबीसी उपस्थित है ही नहीं। तो किसमें उपस्थित है आरबीसी? सिर्फ ये है कोर्डेटा मैमल्स, गाय। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखो दोस्तों, आगे चलते हैं। ये बात हुई आरबीसी की आकृति की। ये टॉपिक कंप्लीट होते ही इसकी कंटिन्यू टेस्ट सीरीज आएगी, ताकि आप अपना जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएं।
क्वेश्चन करके देखें भी आप कितना समझ पाए हैं इस टॉपिक को। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपने आरबीसी की संरचना की। आरबीसी की संरचना कैसी है? तो देखो दोस्तों, आरबीसी मेनली दो चीजों से मिलकर बनी है। आरबीसी में 60 से 65% तो क्या होता है? जल। आरबीसी में 60 से 65% तो ये किससे मिलकर बनी होती है? जल से। अब बचा कितना? लगभग 30 से 35% इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। इसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। आरबीसी में मेनली दो ही चीजें हैं, एक पोरफायरिन वल्ले भी पाई जाती है, उसको अपने अलग पढ़ेंगे फैक्ट्स के रूप में। आरबीसी में 60 से 65% क्या पाया जाता है? जल। 30 से 35% क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो बात करते हैं अपने हीमोग्लोबिन की। देखो दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो किसको इंडिकेट करता है? हिम। और ग्लोबिन, ग्लोबिन है ही। अब ये दोनों क्या बता रहे हैं अपने को? हिम यहां रिप्रेजेंट करता है आयरन को, यानी लोहा। और दोस्तों एक चीज और भी ध्यान रखनी है भी, अपनी आरबीसी में लोहा किस रूप में पाया जाता है? अपनी आरबीसी में लोहा पाया जाता है Fe+2, जिसे क्या बोलते हैं? फेरस आयन। क्या बोलते हैं जिसे? फेरस आयन। अपनी आरबीसी में लोहा किस रूप में पाया जाता है? फेरस आयन के रूप में, Fe+2 के रूप में। और अपनी आरबीसी में हिम के अंदर, यानी जो हिम अपने को इंडिकेट कर रहा है, उसमें कितने आयरन पाए जाते हैं? एक हिम कितने आयरन को रिप्रेजेंट करता है? 4 फेरस आयन को रिप्रेजेंट करता है। यानी अपने हीमोग्लोबिन की संरचना पढ़ रहे हैं। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना है? हिम प्लस ग्लोबिन। हिम किसे प्रदर्शित करता है? यहाँ पर आयरन को, यानी लोहे को। और वो इसमें कितने पाए जाते हैं? 4 फेरस आयन। लोहा किस रूप में पाया जाता है अपनी आरबीसी में? फेरस आयन के रूप में। और कितने पाए जाते हैं इसके परमाणु? 4 पाए जाते हैं। ग्लोबिन क्या है अपने? एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। अब देखो दोस्तों, ये बात हुई हीमोग्लोबिन की संरचना की। इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं, वो अपने यहां पढ़ते हैं। यह एक संयुग्मी प्रोटीन है। क्यों? देखो दोस्तों, यह एक क्या है? संयुग्मी प्रोटीन। ऐसा क्यों? संयुग्मी मतलब जुड़कर बनी है। तो देखो, ये हीमोग्लोबिन में प्रोटीन है, और इस प्रोटीन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? आयरन। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? हीमोग्लोबिन को क्या बोल सकते हैं अपने? सिर्फ प्रोटीन या संयुग्मी प्रोटीन? संयुग्मी प्रोटीन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्लोबिन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? लोहा, यानी आयरन जुड़ा हुआ है। दूसरी बात करें अपने, अगर यह क्या है? श्वसन वर्णक भी है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। यह एक श्वसन वर्णक है। श्वसन क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि आपको पता है आरबीसी जो है वो, उसका एक ही काम है। क्या काम है? ऑक्सीजन का पूरे शरीर में परिवहन करवाना, जो अपने श्वसन में काम आती है। आरबीसी का क्या काम है? ऑक्सीजन का परिवहन करवाना, जो अपने श्वसन में काम आती है। और आरबीसी में मेन काम करने वाला बंदा है कौन? कौन है? हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन अपने इसमें सहायता करता है? श्वसन में। दूसरी बात, वर्णक क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको दोस्तों ये पता होगा, हीमोग्लोबिन जो है वो कौन से रंग का है? लाल रंग का। और इसीलिए रुधिर का रंग भी कैसा होता है? लाल। तो आपको ये चीज क्लियर होगी जब अपने रुधिर का रंग लाल क्यों है? क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? आरबीसी। और आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो अपने डायरेक्टली बोल सकते हैं भी रुधिर लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसमें लाल रंग का एक वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रुधिर का रंग भी कैसा हो जाता है? लाल। तो इसलिए इसको अपने क्या बोल सकते हैं? वर्णक। वर्णक मतलब रंग प्रदान करने वाला। श्वसन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि श्वसन में सहायता करेगा, ऑक्सीजन का परिवहन करवाएगा। वर्णक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये खुद लाल रंग का है, और रुधिर को कौन सा रंग प्रदान करवा रहा है? लाल रंग प्रदान करवा रहा है। एक बेसिक सी बात और है दोस्तों, एक जो फेरस आयन है, यानी एक आयरन सिर्फ एक ऑक्सीजन अणु का परिवहन करवा सकता है। एक ऑक्सीजन अणु का परिवहन करवाता है।
अगर आपसे पूछा जाए, ये हालांकि थोड़ा एडवांस है, ऐसी चीजें आती नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। एक आयरन यानी फेरस जो अणु है वो कितने ऑक्सीजन अणु का परिवहन करवा सकता है? सिर्फ एक ऑक्सीजन अणु को जोड़कर ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सकता है। तो 4 फेरस आयन कितने का करवाएंगे? जब एक का करवा रहा है तो 4 कितने ऑक्सीजन अणुओं का करवाएंगे? 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करवाएंगे। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना, 4 फेरस आयन, इसका मतलब क्या हुआ? एक हीमोग्लोबिन, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में कितने फेरस आयन पाए जाते हैं? 4। तो एक ऑक्सीजन अणु का परिवहन करवा रहे हैं तो 4 फेरस आयन कितने का परिवहन करवाएंगे? 4 का। और 4 फेरस आयन से ही तो क्या बनेगा? एक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को मैं Hb से लिख सकता हूं शॉर्ट में। 4 फेरस आयन से तो क्या बनेगा? एक हीमोग्लोबिन बनेगा। तो आपसे पूछ लिया जाए एक फेरस आयन कितने ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करवाता है? तो एक ऑक्सीजन अणु। एक हीमोग्लोबिन कितने का करवाता है? तो कितने का करवाएगा? 4 का। क्यों? क्योंकि इसमें कितने फेरस आयन पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। जो एक का करवाता है तो 4 कितने का करवाएंगे? 4 का करवाएंगे। ये है आरबीसी की संरचना जिसमें हीमोग्लोबिन इंक्लूड है। हीमोग्लोबिन की संरचना आपके सामने आ चुकी है। चलते हैं आगे। देखो दोस्तों आगे अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन जो है वो है कितना। सबसे पहले तो बात करते हैं उस यंत्र का, उस उपकरण का नाम क्या है जिससे हीमोग्लोबिन का मापन किया जाता है? उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिनोमीटर। हीमोग्लोबिनोमीटर, या फिर उसे शॉर्ट में बोल सकते हैं अपने हीमोमीटर, या आपने क्या बोल सकते हैं? हीमोमीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड। 100 मिलीलीटर ब्लड में एक स्वस्थ मनुष्य में क्या रेंज है हीमोग्लोबिन की? 12 से 16 ग्राम रेंज पाई जाती है। अब इसमें भी अलग अलग है, पुरुष में और पुरुष यानी मेल में, और स्त्री यानी फीमेल, इनमें अलग अलग। पुरुष में यही मात्रा रहेगी 12 से 16 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड। स्त्री में ये मात्रा थोड़ी सी चेंज हो जाती है, 12 से 14 ग्राम 100 मिलीलीटर ब्लड। ये हीमोग्लोबिन की मात्रा है, आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है? 12 से 16 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड। और पुरुष में कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम ही। फीमेल यानी स्त्री में कितनी होती है? 12 से 14 ग्राम। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, बी सबसे ज्यादा किसमें होती है? भ्रूण में। भ्रूण में लगभग आपको 23 ग्राम मिल जाएगा। ये वैसी बेसिक बात बता रहा हूं आपको। फिर शिशु में जन्म के बाद लगभग 18 या 17 ग्राम मिल जाएगा आपको। बच्चे में हीमोग्लोबिन इतना ज्यादा क्यों होता है? ये एक बेसिक सा फैक्ट है। देखो बच्चे में क्या होते हैं? अंग बन रहे होते हैं। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, भ्रूण होता है मतलब फीटस, तो उसमें अंग बन रहे होते हैं। और जब अंग बनेंगे तो उसके लिए ऊर्जा क्या चाहिए? ज्यादा। और ज्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी? ऑक्सीजन से। और ज्यादा ऑक्सीजन को बॉडी में लाएगा कौन? हीमोग्लोबिन। इसलिए भ्रूण में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर कंज्यूम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बने और ज्यादा से ज्यादा उसके अंगों का विकास हो। बाद में धीरे धीरे हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी क्या हो जाती है? कम हो जाती है और यहाँ के कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। उसके बाद बात करते हैं अपने आरबीसी की संख्या की। आरबीसी की संख्या कितनी है? देखो दोस्तों, आरबीसी की संख्या को मापने के लिए भी एक उपकरण होता है, यंत्र होता है, जिसे बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। क्या बोलते हैं उसे? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। इस उपकरण से आरबीसी की संख्या का मापन किया जाता है। पुरुष में जो आरबीसी है वो कितनी पाई जाती है? 50 से 55 लाख पर mm³ ब्लड। 1 mm³ ब्लड में पुरुष में कितनी आरबीसी होती है? 50 से 55 लाख।
और स्त्री में कितनी होती है ये 40 से 45 लाख आरबीसी पाई जाती है पर mm³ ब्लड में। अगर इसको अपने मिलियंस में कन्वर्ट करें तो आपको दोस्तों पता होगा 10 लाख से 1 मिलियन बनता है, तो ये कितनी हो जाएगी 5 से 5.5 मिलियन पर mm, और ये कितनी हो जाएगी 4 से 4.5 मिलियन पर mm³ ब्लड। तो संख्या का ध्यान रखना है दोस्तों। भी पुरुष में संख्या कितनी है आरबीसी की 50 से 55 लाख पर mm³ ब्लड, और स्त्री में कितनी है 40 से 45 लाख पर mm³ ब्लड। मिलियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने, क्योंकि 10 लाख से क्या बनता है 1 मिलियन बनता है। और वही बात देखो दोस्तों जो मैंने ऊपर बताई आपको, अगर भ्रूण की बात करें तो भ्रूण में लगभग 90 लाख होती है, और शिशु की बात करें तो लगभग उसमें 70 से 80 लाख होती है। और इसका कारण आपको मैंने बता ही दिया है ऊपर, क्योंकि इनके अंदर क्या है अंगों का विकास हो रहा होता है, तो इनको ऊर्जा क्या चाहिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और ज्यादा ऊर्जा किससे बनेगी ज्यादा हीमोग्लोबिन और ज्यादा आरबीसी होनी चाहिए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर पकड़ के लाएगी और ऊर्जा का निर्माण करवाएगी। ये ऊर्जा का निर्माण कैसे होगा ये अपने श्वसन में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ला रहा है तो उससे आगे ऊर्जा कैसे बन रही है वो वहां अपने डिटेल में पढ़ेंगे। ये है आरबीसी की संख्या के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं आगे। देखो दोस्तों अब बात करते हैं अपने आरबीसी का अपघटन। आरबीसी का अपघटन, डीकम्पोजिशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी को तोड़ा कैसे जाता है। देखो दोस्तों एक चीज, इससे पहले अपने एक चीज पढ़ते हैं तब आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। देखो ध्यान से दोस्तों, आरबीसी का जो जीवन काल है, आरबीसी का जीवन काल कितना है 120 दिन, यानी कितने मंथ हुए 4 मंथ हुए। यानी आरबीसी बनकर जब नष्ट होती है, इसकी मृत्यु होती है या इसको तोड़ा जाता है, नष्ट किया जाता है, तब तक कितने दिन तक की होती है वो 120 दिन की। 120 दिन की आरबीसी अगर हो जाए तो उसे क्या कर दिया जाएगा नष्ट कर दिया जाएगा। यहीं पे एक फैक्ट और है, आरबीसी का परिपक्वन काल, ये दोस्तों ध्यान रखना, आरबीसी का परिपक्वन काल कितना है 90 दिन, यानी 3 मंथ। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया आरबीसी निर्माण में लगा समय वो कितना है 72 घंटे। ये तीनों चीजें ध्यान रखना दोस्तों। अब ये देखो ये चीजें अपने को क्या बता रही है, आरबीसी का जीवन काल कितना है 120 दिन यानी 4 महीने, आरबीसी का परिपक्वन काल कितना है 90 दिन यानी 3 मंथ, और आरबीसी निर्माण में लगा समय कितना है 72 घंटे। ये क्या बता रहे हैं कि जब लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो में आरबीसी बनेगी तो उसे कितना टाइम लगेगा 72 घंटे। आरबीसी बन गई, अब बनते ही तो आरबीसी काम स्टार्ट कर नहीं सकती क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो उसे विकसित होने में कितना टाइम लगेगा, उस आरबीसी को परिपक्व होने में कितना टाइम लगेगा 90 दिन। जब आरबीसी 90 दिन की हो जाएगी तब आरबीसी अपना काम स्टार्ट करने लगेगी, और कब तक करेगी 120 दिन तक, यानी 90 से कितने दिन और ज्यादा 30, यानी 90 दिन तक वो परिपक्व हुई है, 30 दिन उसने आगे काम किया, टोटल कितना हो गया 120 दिन। 120 दिन की होते ही आरबीसी को बाद में नष्ट कर दिया जाएगा और फिर आरबीसी दोबारा नहीं बनेगी। इसीलिए ही डॉक्टर क्या कहते हैं भी अगर आपने एक बार ब्लड डोनेट कर दिया तो आपको कम से कम कितने महीने का गैप देना चाहिए, 3 महीने का गैप देना चाहिए। क्यों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद में आपके अंदर 72 घंटे में क्या बनेगी, दोबारा उतना ही ब्लड यानी उतनी आरबीसी बन जाएगी, पर वो आरबीसी क्या नहीं है, बन तो गई 72 घंटे में पर परिपक्व नहीं है। अगर आपने ब्लड उसी टाइम किसी को दे दिया तो उसकी बॉडी में जाके वो आरबीसी परिपक्व नहीं हो सकती, वो आपकी बॉडी में ही परिपक्व होगी, और उनको परिपक्व होने में कितना टाइम लगेगा, कम से कम 90 दिन। इसलिए डॉक्टर कहते हैं भी आपको 3 महीने का गैप तो देना ही चाहिए। ये है आरबीसी का जीवन काल।
उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अपने आरबीसी का अपघटन, डीकम्पोजिशन ऑफ आरबीसी, डीकम्पोजिशन ऑफ आरबीसी को डिकम्पोज कैसे किया जाए, तोड़ा कैसे जाए। तो देखो सबसे पहले तो आरबीसी को तोड़ा कब जाएगा, जब आरबीसी 120 दिन से अधिक की हो, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा। और ये काम करेगा कौन, ये काम करेगा प्लीहा, स्प्लीन, जो कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि क्या है, एक लसिका ग्रंथि है। प्लीहा क्या है, एक लसिका ग्रंथि है। इसका आपने डिटेल से स्टडी करेंगे, लसिका परिसंचरण तंत्र के अंदर अध्ययन करेंगे डिटेल से इसके बारे में अपने। देखो दोस्तों ये प्लीहा जो है इसके अंदर क्या किया जाएगा, आरबीसी को नष्ट किया जाएगा। अब देखो दोस्तों जितना भी ब्लड है उसमें से पास होता है प्लीहा में से, तो प्लीहा क्या करता है, जो पुरानी आरबीसी है ना, मतलब जो 120 दिन से ज्यादा की हो रखी है उनको तो अपने पास रख लेगा, और जो नई आरबीसी है उनको बॉडी में भेज देगा। यानी ये एक तरीके से किसकी तरह काम करता है, बैंक की तरह, क्योंकि बैंक भी पुराने नोट अपने पास रख लेता है और नए नोट आगे जाने देता है, तो इसे अपने ब्लड बैंक बोल सकते हैं। और ये एक तरीके से ब्लड को फिल्टर भी कर रहा है, तो अपने इसे क्या बोल सकते हैं, ब्लड फिल्टर भी बोल सकते हैं। किसे, प्लीहा को। प्लीहा को क्या बोल सकते हैं, ब्लड बैंक, क्योंकि पुरानी आरबीसी को रखेगा और नई बाहर जाने देगा। फिल्टर भी कर रहा है इसलिए इसे अपने ब्लड फिल्टर बोल सकते हैं। यहीं पर ही आरबीसी को नष्ट किया जाएगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आरबीसी का बुचड़खाना। बुचड़खाना आपको पता होगा, जहां जंतुओं को काटा जाता है, स्लॉटर ऑफ आरबीसी। और आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसे ही बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। कब्रिस्तान को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। तो इतना क्लियर हो गया दोस्त आपको। आरबीसी का अपघटन कब होगा, आरबीसी का अपघटन जब आरबीसी कितने दिन से ज्यादा की हो जाए, 120 दिन से ज्यादा से। करेगा कौन, प्लीहा, जो कि क्या है, लसिका ग्रंथि, पूरा ब्लड इसमें से जाता है और पास होके आता है। प्लीहा क्या करेगी, पुरानी आरबीसी को रख लेगी जिनको नष्ट करना है, जो 120 दिन से ज्यादा की हो चुकी है, और नई आरबीसी को वापस पास होने देगी अंदर से। अब इसे ब्लड बैंक भी कह सकते हैं, ब्लड फिल्टर भी बोल सकते हैं। आरबीसी को नष्ट करता है, इसलिए प्लीहा को क्या बोला जाता है, आरबीसी का बुचड़खाना या फिर आरबीसी का कब्रिस्तान, स्लॉटर ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब ये प्लीहा नष्ट कैसे करेगा आरबीसी को, वो अपने आगे देखते हैं। देखो दोस्तों कैसे नष्ट होगी आरबीसी। जा कहां रही है आरबीसी नष्ट होने के लिए, प्लीहा में, स्प्लीन में, जो कि अपनी क्या, लसिका ग्रंथि यानी लिम्फेटिक ग्लैंड। इसमें कौन सी आरबीसी, 120 दिन से ज्यादा की जो आरबीसी है वो यहां आ जाएगी, पुरानी आरबीसी मतलब। अब ये आरबीसी को तोड़ेगा कैसे, आपको पता है जो अपनी आरबीसी है उसके अंदर मेन बंदा कौन है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में मेन कौन है, हीमोग्लोबिन। और आप ये भी पढ़ चुके हैं भी, हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है, हिम प्लस ग्लोबिन से। हिम किसको बता रहा है, 4 फेरस आयन को, यानी आयरन को बता रहा है। ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। अब ये तोड़ेगा कैसे, देखो इसको, इनको तो तोड़ा जा नहीं सकता, तो ये 4 के 4 फेरस आयन कहां चले जाएंगे, यकृत यानी लीवर में सेव हो जाएंगे, क्योंकि इन फ्यूचर जब दोबारा आरबीसी बनानी पड़ेगी तब आयरन की जरूरत पड़ेगी ना, तो यहीं से उठा लिया जाएगा, यानी ये लीवर में सेव हो जाएगा। इस प्रोटीन का आपको पता होगा, जब प्रोटीन को तोड़ा जाता है तो किसमें तोड़ा जाता है, अमीनो अम्ल में। प्रोटीन को किसमें तोड़ा जाता है, अमीनो अम्ल में। इसे भी बॉडी में सेव कर लिया जाएगा और दोबारा जब आरबीसी बनेगी तो इसका यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि इसका कुछ भाग जो है, शेष भाग, मैंने आपको वहां बताया था भी, इसमें हिम प्लस ग्लोबिन के अलावा भी कुछ और चीजें पाई जाती हैं। उन सभी को तोड़कर क्या बनाया जाता है, 2 वर्णक बनाए जाते हैं, बिलरुबिन
बिलवर्डिन, दो वर्णक बनते हैं, बिलरुबिन और बिलवर्डिन, दो पित्त वर्णक बोल सकते हैं इनको अपने, पीले रंग के होते हैं ये दोनों वर्णक बनते हैं और इन दोनों वर्णकों को किसके पास भेज दिया जाता है, यकृत यानी लीवर को सेंड कर दिया जाता है, लीवर के पास भेज देते हैं। समझ गए? पूरी आरबीसी को कैसे तोड़ा जाएगा? आरबीसी में तोड़ने के लिए है कौन मेन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हिम प्लस ग्लोबिन, हिम यानी 4, पैरासाइन, इनको तोड़ नहीं सकते, इनको अपने लीवर में सेव कर लेंगे क्योंकि इन फ्यूचर जब दोबारा हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ेगी तो यहीं से उठा लिया जाएगा। ग्लोबिन को किसमें तोड़ा जाएगा? ग्लोबिन एक प्रोटीन है तो किसमें तोड़ा जाता है? प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? अपने पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ेंगे, अमीनो अम्ल के अंदर। फिर जो कुछ बचा हुआ भाग है उसे किसमें तोड़ दिया जाता है? बिलरुबिन और बिलवर्डिन पित्त वर्णकों में, पिगमेंट्स हैं दोनों पीले रंग के, यकृत में दे दिया जाता है। आपको एक चीज और क्लियर होगी, पीलिया जो रोग होता है ना, जॉन्डिस, पीलिया इन्हीं से संबंधित होता है, दोनों से। लीवर के अंदर है, लीवर का काम क्या है? जब लीवर के पास ये भेज दिए गए हैं तो लीवर क्या करेगा? इनका उत्सर्जन करवाएगा, मल के साथ उत्सर्जन करवा देगा, ये बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। पर जब पीलिया रोग हो जाता है तो जो वायरस आता है वो लीवर को संक्रमित कर देता है, यानी पीलिया में कौन काम नहीं कर पाता ढंग से? अपना लीवर। अब लीवर भाई साहब काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्या इन दोनों का शरीर से उत्सर्जन हो पाएगा या शरीर में रुक जाएंगे? ये फिर शरीर में रुकने लग जाते हैं और जब इनकी मात्रा काफी अधिक हो जाती है तो ये ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड के साथ ये अपनी आंखों में, त्वचा में, नाखूनों में इकट्ठे हो जाते हैं और जिससे इनका रंग धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? पीला। अपने देखो दोस्तों, रोगों की एक अलग से सीरीज आएगी, पूरे रोग पढ़ेंगे डिटेल में अपने, तो एक बार मैंने बेसिक सा यहाँ बता दिया। ये है आरबीसी का अपघटन भी, आरबीसी को कैसे तोड़ा जाता है अपनी बॉडी के अंदर। उसके बाद चलते हैं आगे दोस्तों। इसके बाद में एक बेसिक सी चीज है हीमोलाइसिस। अब ये हीमोलाइसिस क्या है? जिसे हिंदी में बोलते हैं रुधिर लयन। हिंदी में क्या बोलते हैं? रुधिर लयन। ये है आरबीसी का फटना। भी किसी भी कारण से अगर आरबीसी फट जाए और हीमोग्लोबिन बाहर आ जाए तो इसे अपने क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस। इस वर्ड का आगे यूज होगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आरबीसी का फटना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस यानी रुधिर लयन। उसके बाद देखो दोस्तों, आगे चलते हैं अपने। अब बात करते हैं अपने आरबीसी की कमी या अधिकता से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो दोस्तों, अगर आरबीसी बढ़ जाए, अगर आरबीसी की संख्या क्या हो जाए? आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो इसे क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं इसे? पॉलीसाइथेमिया। ध्यान रखना दोस्तों, आरबीसी की संख्या अगर बढ़ जाए तो इसे क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। इसका एग्जांपल है पहाड़ी क्षेत्रों में। आपको पता होगा पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई क्या होती है? अधिक। ऊंचाई ज्यादा होने से वहां ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है? जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतनी ऑक्सीजन क्या होती जाए? कम। ये अपने अलग से पढ़ेंगे। ऑक्सीजन क्या होगी? कम। अब बॉडी में ऑक्सीजन क्या है? कम है। तो ऑक्सीजन को पूरा कैसे किया जाए? उस समय अपना बॉडी सिस्टम आरबीसी की संख्या को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, ताकि आरबीसी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा किसको पकड़ेगी? ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के बॉडी में घुमाएगी, क्योंकि आरबीसी का काम ही क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब जैसे अपने सामान्य क्षेत्र में रहते हैं, मान लो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अपने पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएं तो अपनी बॉडी में तो आरबीसी जो है वो मैदानी क्षेत्र के हिसाब से, क्योंकि अपने को ऑक्सीजन आसानी से मिल जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां ऊंचाई पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम। तो अपने जैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो अपने क्या होगा? बॉडी में आरबीसी की संख्या बढ़ने लग जाएगी। ये एक तरह का अनुकूलन है, अडेप्टेशन है, अपने को सर्वाइव करवाने के लिए, जिंदा रखने के लिए। तो आरबीसी बढ़ेगी और वो बढ़ी हुई आरबीसी जितनी भी ऑक्सीजन मिलेगी उन सब ऑक्सीजन को पकड़ के रख लेगी, ताकि बॉडी में अंदर काम चलता रहे। और जैसे ही अपने पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो आरबीसी बढ़ेगी और आरबीसी बढ़ने से अपने को क्या होगा? बेचैनी होगी, वोमिटिंग होगी। और इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? तो इससे क्या होगा? आरबीसी शरीर में बढ़ेगी और इस प्रॉब्लम को बोलते क्या है? तुंगता बीमारी।
पहाड़ी क्षेत्रों में होती है ऊंचाई पर ये, और इसे वैसे क्या बोल सकते हैं अपने, पॉलीसाइथेमिया। पता चल गया होगा आपको वितुंगता बीमारी क्या है और क्यों होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में होती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन का लेवल कंप्लीट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बॉडी में आरबीसी बढ़ जाती है, उस समय फिर बॉडी में क्या होता है, बेचैनी वोमिटिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं, तुंगता। तुंगता वर्ड जो है वो ऊंचाई को बताता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो यानी अपने कह सकते हैं भी जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनमें आरबीसी क्या होती है, अधिक, इसीलिए उनका जो कलर है वो कैसा होता है, गुलाबी सा, मतलब अपने से थोड़ा कलर उनका अलग होता है, जो मैदानी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनसे थोड़ा कलर उनका क्या होता है, अलग होता है। कारण समझ में आ गया होगा क्यों होता है, क्योंकि उनमें आरबीसी की संख्या भी क्या पाई जाती है, ज्यादा। एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, पुरुष में मैंने आपको बताया था कितनी आरबीसी है, 50 से 55 लाख पर mm³ ब्लड, और स्त्री में कितनी है, 40 से 45 लाख। देखो पुरुष में ज्यादा आरबीसी पाई जाती है, इसलिए पुरुष का रंग जो है वो गहरा होता है थोड़ा, और स्त्री में आरबीसी कम पाई जाती है, इसलिए स्त्रियों का रंग थोड़ा क्या होता है, पिंक सा, गुलाबी सा, यानी पुरुष से तुलनात्मक क्या होता है, हल्का रंग होता है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, आपको बेसिक सी चीज है ये आपको बता दी। और ये हो गया आरबीसी के बढ़ने पर क्या सिस्टम हो रहा है और कहाँ बढ़ती है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलते हैं आगे। देखो दोस्तों उसके बाद है कि अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाए, संख्या में क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो उसे बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया। हिंदी में बोलते हैं रक्ताल्पता। हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त अल्पता या रक्ताल्पता, एनीमिया। रुधिर की कमी क्या कहलाती है, देखो आरबीसी कम है तो कॉमन सी बात है रुधिर भी क्या हो जाएगा, रुधिर में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी रुधिर की कमी को भी एनीमिया बोल सकते हैं और आरबीसी की कमी को भी क्या बोल सकते हैं, एनीमिया। अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार का है, वो अपने पढ़ते हैं। रुधिर की कमी किस कारण से हो सकती है। सबसे पहला कारण, अगर प्रोटीन में कमी आ जाए, प्रोटीन की कमी, मान लो ग्लोबिन प्रोटीन ही कम हो जाए, जिससे क्या बन रहा है अपना हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से क्या बन रहा है, आरबीसी, फिर क्या बन रहा है, ब्लड। भी अगर प्रोटीन ही कम हो गई तो ग्लोबिन नहीं बन, ग्लोबिन प्रोटीन ही अगर कम हो गई हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो आरबीसी नहीं बनेगी, आरबीसी नहीं बनेगा तो ब्लड अपने आप ही कम हो जाएगा। यानी प्रोटीन की कमी से अगर एनीमिया हो रहा है तो उस एनीमिया को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल एनीमिया। क्या बोलते हैं उसे, न्यूट्रिशनल एनीमिया। देखो न्यूट्रिशन वर्ड ही पोषण को बता रहे हैं और प्रोटीन किससे संबंधित है, पोषण से। क्लियर हो गया होगा। अगर आयरन की कमी हो जाए, अगर आयरन की कमी, देखो आयरन की कमी हो जाएगी तो भी ब्लड क्या बनेगा, आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन अपने आप ही कम बनेगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो आरबीसी कम, ब्लड कम। आयरन की कमी हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, ब्लड कम, यानी एनीमिया तो हो ही जाएगा। और एनीमिया उसको बोलेंगे क्या आपने, मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया। उस एनीमिया को क्या बोलते हैं अपने, मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया। अगर आयरन की कमी से ब्लड कम हो रहा है तो उस एनीमिया को क्या बोलेंगे, मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया। अगर अपनी लाल अस्थि मज्जा ही निष्क्रिय हो जाए, अगर अपनी लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो ही क्या हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, तो ब्लड अपने आप ही नहीं बनेगा, क्योंकि ब्लड बनता कहाँ है, अस्थि मज्जा में। अगर अस्थि मज्जा ही काम नहीं करेगी तो ब्लड नहीं बनेगा। इस टाइप के एनीमिया को क्या बोलते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलते हैं इसे, एप्लास्टिक एनीमिया। देखो एक है विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन बोलते हैं, ये अपने अलग से पढ़ेंगे विटामिन की सीरीज में। ये विटामिन आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, ध्यान रखना आप। कौन सा विटामिन, विटामिन B12, जिसका नाम क्या है, साइनोकोबाल या कोबालामिन, कुछ ही बोल दो, हुआ की मात्रा से साइंस में इतना फर्क नहीं पड़ता। विटामिन B12 जिसका नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, ये आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है। अगर ये भी कम हो जाए तो क्या होगा, आरबीसी नहीं बनेगी, एनीमिया हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, पर्नीशियस एनीमिया। इस एनीमिया को क्या बोलते हैं, पर्नीशियस एनीमिया। उसके बाद में देखो एक अपने जेनेटिक्स में पढ़ेंगे
जीन उत्परिवर्तन, मतलब अगर अपने देखो अपनी बॉडी में जितने भी लक्षण हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन। जीन किसका भाग है? डीएनए का। ये अपने अलग से पढ़ेंगे। अपनी बॉडी में हर लक्षण जीन से कंट्रोल हो रहा है। अगर मान लो ब्लड बनाने वाले जीन ही चेंज हो जाए तो उसकी वजह से फिर क्या होगा? ब्लड में कमी आ जाएगी और इस एनीमिया को क्या बोलेंगे? सिकल सेल एनीमिया। क्या बोलेंगे इसे? सिकल सेल एनीमिया। तो ये दोस्तों कुछ एक एनीमिया है, इसमें और भी चीजें हैं 4-5, वो ज्यादा एडवांस हो जाएगा, वो नहीं बता रहा हूँ आपको, ये बेसिक चीजें हैं। उसके अलावा दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है, वृक्क यानी अपनी किडनी से स्त्रावित हार्मोन, एक हार्मोन निकलता है इससे जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन। जिसका नाम क्या है? इरिथ्रोपोएटिन। ये आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है, आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, भी ये हार्मोन है किसका? इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन किसका हार्मोन है? किडनी का। और ये काम क्या करता है? आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है। तो ये आरबीसी से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं, बेसिक बातें हैं दोस्तों, वो आपके सामने आ चुकी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के साथ।